Hello everyone, welcome to the माई बीपीएससी चैनल। आज हम बात करेंगे जो TRE 4 होने वाला है आने वाले समय में बहुत ही जल्द। कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और एमसीए किए हुए जिन्होंने एसटीईटी का फॉर्म डाला हुआ है उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। कह रहा है when a DNS server accepts and uses incorrect information from a host that has no authority giving that information is called DNS lookup, DNS spoofing, DNS hijacking, none of the mentioned। इसका सही आंसर होगा DNS स्पूफिंग। ये होता क्या है और लुकअप क्या होता है और DNS हाईजैकिंग क्या होता है। और DNS स्पूफिंग में क्या होता है कि आपके जो थर्ड पार्टी होते हैं, जो इंट्रूडर बोलते हैं या मालिशियस एक्टिविटी करने वाले जो लोग होते हैं, वो हम आपके कैश में, DNS सर्वर के कैश में वो कुछ अपडेट कर देते हैं। वो अपना नाम या सॉरी अपना एड्रेस जो भी हो, जो भी अपना एड्रेस है वो अपना एड्रेस को वहाँ पे www डॉट जो भी अपना वो वेबसाइट है वो डाल देते हैं। जब कभी आप उसको एक्सेस करते हैं आपके द्वारा कनेक्शन किया जाता है तो वो कैश जो है ना वहाँ हमें रीडायरेक्ट कर देती है। तो इसका आंसर होगा DNS स्पूफिंग। अब DNS लुकअप के बारे में बात कर लेते हैं। DNS लुकअप जनरली ये नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होती है किसी इंट्रूडर के द्वारा, ये पॉजिटिव एक्टिविटी है जो सामान्य तौर पे सर्वर और क्लाइंट साइड में इसको देखा जाता है। और DNS हाईजैकिंग, ये तो पूरा का पूरा सर्वर को हाईजैक करने की जो सेटिंग में होती है वो व्यवस्था होती है। तो DNS हाईजैकिंग नहीं होगा, नेगेटिव व्यवस्था है, नेगेटिव एक्टिविटी है ये, हाईजैकिंग वर्ड है वहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। An interconnected collection of piconet is called micronet, mininet, scatternet, none of the mentioned। तो इसका सही आंसर होगा स्कैटरनेट। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास जैसे एक नोड होता है, ये एक्चुअली ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट संबंध रखता है। ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारे एक डिवाइसेस से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड हो, ठीक है, मैक्सिमम तक 8 तक जाता है ये कनेक्शन। फिर एक मास्टर नोड होता है वहाँ पे जिससे आपके फिर 8 कनेक्शन होते हैं। 8 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, मैक्सिमम 8 तक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को, ये कनेक्शन है आपस में, ये नेटवर्क बना हुआ है, ये नेटवर्क बना हुआ है और ये आपस में कनेक्टेड हो, इस प्रकार की व्यवस्था को हम स्कैटर नेट बोलते हैं। ठीक है, और ये 8 तक जो व्यवस्था होती है, ये 8 तक, इसको हम खासकर वर्ड से बोलते हैं पिकोनेट बोलते हैं। यानी मोर देन वन पिकोनेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तब वो व्यवस्था हम क्या कहलाती है, स्कैटरनेट कहते हैं। मिनीनेट से कोई मतलब नहीं है, माइक्रोनेट से मतलब है नहीं यहाँ पे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें कहा जा रहा है कि आपसे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय सब क्लास। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय सब क्लास। प्राइवेट मेंबर्स only accessed by other members of the class। public members accessed by the any code। आप लोग गेस कीजिए कौन सा आंसर होगा। मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है कि प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय ए सब क्लास। ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट मेंबर को हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं किसी भी सब क्लासेस के द्वारा। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय ए सब क्लास, ये हाँ सही है। हम प्रोटेक्टेड मेंबर को हम अपने सब क्लास के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। और आपने एक वर्ड नाम सुना होगा, फ्रेंड क्लास। हमें यही वो कीवर्ड है फ्रेंड, इसकी मदद से हम इस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, और पब्लिक मेंबर्स एक्सेस बाय एनी कोड, ये तो सब जानते ही हैं। इसमें 3 ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन को आपको चुनना था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। सॉरी, वेयर डज कीवर्ड फ्रेंड शुड बी प्लेस्ड।
कह रहा है कि कहाँ पे फ्रेंड जो कीवर्ड है हमारे सी लैंग्वेज में रखा जाना चाहिए। फंक्शन डिक्लेरेशन पे, मेन फंक्शन में, ऑप्शन सी फंक्शन डेफिनेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। इसका सही आंसर होगा फंक्शन डिक्लेरेशन में। जब आप फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फ्रेंड फंक्शन बोले तो वही जब प्रोटेक्टेड वाली कंसेप्ट होती है, प्राइवेट वाली कंसेप्ट होती है, प्राइवेट वाली कंसेप्ट होती है। जब आप चाहते हो कि हम कोई फंक्शन को एज ए फ्रेंड डिक्लेयर कर दे, फंक्शन नहीं, वहाँ पे हम बात करते हैं क्लास के बारे में, बात होती है क्लास होती है, और क्लास के कोई मेंबर को अगर हमने वहाँ पे क्लास के कोई मेंबर को मैंने फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास कलम जो है ना एक्सेस नहीं है फिलहाल ठीक से, मैं इसको बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा 2 दिन में। तो मैं कह रहा था कि आपके पास जहाँ भी कोई मेथड है, ठीक है, या कोई क्लास है, अब उसके पीछे आपने फ्रेंड लगा दिया है और आपने खासकर वहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन में, तो वो उस फ्रेंड फंक्शन को, फ्रेंड क्लास को आप एक्सेस कर सकते हैं आउट ऑफ द क्लास, किसी अन्य क्लास के माध्यम से। ये उसका कंसेप्ट इनहेरिटेंस में है, डिटेल में बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी जस्ट बता सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास वो कलम जो है ना, उसका पता नहीं बैटरी ऑफ हो गया, क्या हो गया है, काम नहीं कर रहा है। मैं इसको फिर कंटिन्यू रखूँगा और बहुत सारे ऐसे लेक्चर लेंगे हम, जिससे बहुत सारे डाउट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। The initial configuration of the queue is ABCD. A is the front end. To get the configuration DCBA, one needs a minimum of 2 deletion and 2 addition, 2 deletion and 3 addition, 1 deletion and 3 addition, and 3 deletion and 3 addition. इसका क्या आंसर होगा? आप लोग पॉज करके बना सकते हैं। फिलहाल बनाइएगा ईमानदारी से खुद से। इसका सही आंसर होगा, मैं बताता हूँ, 3 डिलीशन एंड 3 एडिशन। बोलेंगे कैसे? क्यों में आपको पता होगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेस सर्विस पे होता है। आपके पास ए बी सी एंड डी है। सबसे पहले आपको ये ए की से इस क्यू से बाहर होगा, उसके बाद बी बाहर होगा। हमको चाहिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट के तौर पे? पहले चाहिए डी, तो मुझे कंसेक्यूटिव लगातार 3 गो बाहर करना पड़ेगा, उसके बाद चौथा को भी बाहर करना पड़ेगा। जैसे ही डी मेरा आ गया, मैंने इसको पॉप आउट करने के बाद इसको डी को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए सी। तो कहने का मतलब है कि आपने यहाँ पे क्या देखें, सिर्फ डिलीशन किए। अब उसके बाद हमको सी चाहिए होगा, तो डी के बाद मुझे किसको इनक्यू करना पड़ेगा? सी को इनक्यू, जिसको हम बोलते हैं एडिशन बोलते हैं, सी। फिर उसके बाद बी को इन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ए को इन करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं, तो मुझे कितने मिनिमम कितने डिलीशन चाहिए? कम से कम 3 डिलीशन तो चाहिए चाहिए, और कम से कम 3 एडिशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एग्जैक्टली नहीं पूछा गया है। इस ऑर्डर को गेन करने के लिए मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम 3 डिलीशन और 3 एडिशन में मेरा काम बन जाएगा। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे डी तो मिल गया हमको, फिर उसके बाद सी को इन किए, तो मिनिमम के बारे में बात कर रहा है। आप मिनिमम इतना करना ही पड़ेगा, उसके आगे आप बियॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम की बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If a member function defined in a class cannot be accessed from outside the class but can be accessed from derived class, then the access specifier defined for the class is public, private and protected, all of the above. इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, जिसका भी इसका सी लैंग्वेज में खासकर इनहेरिटेंस टॉपिक बहुत बढ़िया होगा, उसको क्वेश्चन को बहुत आसानी से वो बना सकते हैं। इसमें कह रहा है कि आप जब कभी भी कोई मेंबर फंक्शन बनाते हैं, उसको एक्सेस नहीं किया सकता है खासकर आउटसाइड द ऑफ द क्लास के, लेकिन इसको एक्सेस किया जा सकता है उसके डिराइव क्लास से। तो ऐसे केस में आपको कौन सा की इस्तेमाल किया किया जाना चाहिए? पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड? आंसर इसका सही होगा प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर आपने पब्लिक को, तो हम कोई रिस्ट्रिक्शन होता ही नहीं है, कोई भी सब क्लास इसको हमको एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर को जब हम चाहते हैं कि सिर्फ इसके जो सिर्फ और सिर्फ कौन से बारे में बात करें, डिराइव क्लासेस से हम एक्सेस कर पाएँ, तो इसके चाइल्ड एक्सेस कर पाएँ हमारे मेंबर फंक्शन को। मेंबर जो भी हमारे मेंबर डेटा है, मेंबर फंक्शन बोले, मेंबर क्लास बोल दिए, उसको हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं उस केस में, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इन ASP we use the static statement to declare variables, dim, var, asterisk, dec, declare.
तो ये बहुत पहले की बात है, तो शायद हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है डायमेंशन में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है डिम का? डायमेंशन। तो जो आपका क्या कहते हैं, एएसपी जो हमारे थे इससे पहले, वहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डायमेंशन का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, ये छोटी सी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेसिस है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रे कोड फॉर डेसिमल नंबर 7 इज इक्विवेलेंट टू। देखिए, ग्रे कोड के बारे में बात कर रहा है तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस 2 बिट का एक्सॉर होता है। किसी के पास भी अगर हम मुझे प्रीवियस 2 बिट का, ये नहीं मान के चलिए, ये दिस इज पी आई एंड नेक्स्ट वन इज पी आई प्लस 2। ठीक है, तो यानी पहले जो वो लिस्ट बिट है एंड सेकंड लिस्ट बिट है, इस दोनों को एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बहुत छोटे से क्वेश्चन है, तो 7 को हम लिखते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, 0 1 1 1, दिस इज 7। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक्सॉर करेंगे। हाँ ठीक है, हालांकि इसके पीछे कुछ है नहीं, तो इसको ऐसे के ऐसे हम कॉपी कर देते हैं। अब हम इसको और इसको एक्सॉर करेंगे, तो 0 और 1 क्या होगा? 1। फिर इसको और इसको आपस में एक्सॉर करेंगे, 1 1 क्या हो गया? तो इससे हमको मिलेगा 0। यहाँ पे हम करेंगे 0। फिर इसको और इसको करेंगे तो क्या होगा? 1 1 1 क्या होगा? 0। तो हम देख सकते हैं ग्रे ऑपरेशन करने के बाद मुझे क्या आंसर मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द टास्क सच एज मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड बाय द कर्नल, वर्चुअल मेमोरी, कॉलन एंड शेल। तो बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको मैनेज किया जाता है, तो आप गेस कर सकते हैं, इसको कर्नल के माध्यम से हम ऐसा मैनेजमेंट किया जा सकता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। और जो कर्नल है वो काफ़ी मेजर रोल अदा करता है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी मैनेजमेंट होते हैं लगभग यही सब देखते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट को, प्रोसेस मैनेजमेंट को, और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट को। अब बात करते हैं तो ये सब क्या है। शेल जो है, शेल भी काम करते हैं, लेकिन ये शेल प्रोसेसर काम, शेल और कर्नल में काफ़ी इंटरकनेक्टिंग वर्क होता है। लेकिन जो मेजर रोल हमका हमारे द्वारा जो अदा किया जाता है वो कर्नल के द्वारा अदा किया जाता है। और ये कोलोनल, ये तो ऑप्शन होगा ना, ये तो आर्मी रैंक का रैंक है, कुछ वर्ड है, ये ऐसे ही हमें दे दिया गया है। वर्चुअल मेमोरी ये कंसेप्ट है जो मुझे पेजिंग और सेगमेंटेशन में काम आता है। तो वहाँ पे हमें हाइपोथेटिकल एजम्पशन देता है कि हमारे पास बहुत सारी मेमोरी है, इसका कंसेप्ट है। तो इसका सही आंसर होगा कर्नल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट पॉपुलर प्रोफेशनल इमेज एडिटर प्रोग्राम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा जो प्रोफेशनल इमेज एडिटर प्रोग्राम नहीं है। गौर करिएगा, यहाँ पे नहीं है बात किया है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट, कोरल फोटो पेंट, एडोब फोटोशॉप, एडोब पेज मेकर। तो आप ऑप्शन से ये चेकआउट कर सकते हैं कि पेज मेकर ये आपका जो प्रोफेशनल इमेज एडिटर नहीं है। बाकी सब जो है ना, इमेज का एडिट करने का सब में ऑप्शन है। पेंट लिखा हुआ है, पेंट लिखा हुआ है, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ऑप्शन तो होगा ही होगा। और एडोब फोटोशॉप तो काफ़ी फेमस है ही है, वर्ल्ड क्लास फेमस है। तो एडोब पेज मेकर ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है हमारे फ़ोटो को एडिट करने के लिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे पास मैगज़ीन होते हैं, जैसे कोई अखबार का हो गया या बुक का हो गया, मैगज़ीन का कवर को तो पहला पेज होता है, उसको कवर डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है। एडोब पेज मेकर का वहाँ पे प्रोफेशनली इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स आर गिवन इन द फंक्शन प्रोटोटाइप ओनली, फॉर्मल पैरामीटर्स, फंक्शन डेफिनेशन, एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअली चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो लगेगा कि साइमल्टेनियसली क्या कहते हैं, दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ, आपको सिर्फ बेसिक सा आपको पता होना चाहिए कि ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना, देखने में लगता है कि डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन ये सब बहुत ही कंप्यूटर साइंस के एसटीटी लेवल के बहुत ही बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन हैं। आपको जब इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। और मैं अपने बारे में बता दूं कि जब मैंने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बात काफ़ी सोच समझ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मुझे एक्सपीरियंस है, काफ़ी वास्ट वास्ट एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस में। कई बार गेट क्वालिफाई नहीं, बहुत ही बेहतर रैंक से क्वालिफाई किया हूँ। प्रेजेंट टाइम में बहुत ही डिसेंट सैलरी पे काम कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं ना इसको, और इस दुनिया का कोई एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी, पीपीएससी, एसएससी, जीएससी, जेपीएससी, एसआई वगैरह, नॉन टेक और नॉन टेक दोनों एग्जाम, बीपीएससी, पीटी मेंस लिख चुका हूँ। और करंटली मैं
टेक डिपार्टमेंट में अपने काम को बखूबी कर रहा हूँ। तो आप लोग बेफिक्र होकर इसको आगे बढ़ाइए, इसको पढ़िए और इसका फ़ायदा लीजिए। The default argument are given in the function prototype only, formal parameters, function definition, actual arguments. इसका आंसर क्या होगा? आपको पता होगा कि हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कम से कम आपको इतना तो पता होगा कि एक एक्चुअल आर्गुमेंट सुने होंगे और फॉर्मल पैरामीटर नाम सुने होंगे। जब कभी हम जब लिखते हैं यहाँ पे ये वॉइड हो गया, ठीक है, और इसमें मैंने रख दिया है कोई फंक्शन है 5,6। तो इसको आप जब हम पास करते हैं f1 नाम के फंक्शन है, मान के चलिए एक सेकेंड, दिस इज फंक्शन 1। तो हम यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट यहाँ से आया, तो ये कंसेप्ट इसका हो गया। फॉर्मल पैरामीटर्स कहने का मतलब जब हम कोई आर्गुमेंट को नहीं पास करते हैं तो उसको फॉर्मल पैरामीटर्स के सेक्शन में रखा जाता है और उसको हम ना ऐसे ही बोलते हैं। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, जब हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं होता है तो वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेता है। इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मल पैरामीटर्स। फंक्शन डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, फंक्शन प्रोटोटाइप ओनली से मतलब नहीं है, एक्चुअल आर्गुमेंट से मतलब नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो गया आंसर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, इन सी एंड सी प्लस प्लस हेडर फाइल इज डबल कोट मीन्स। आप सी और सी प्लस में देखते होंगे कि आपको डबल कोट के अंदर में बहुत सारी चीज़ें रखा जाता है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है? दैट फाइल रिसाइड इन एक्सटर्नल डिस्क, दैट फाइल इज नॉट क्रिएटेड येट, दैट फाइल रिसाइड इन द करंट डायरेक्टरी, दैट फाइल रिसाइड इन द एक्सटर्नल इंक्लूड डायरेक्टरी। इसका सही आंसर होगा जो हमारे वर्तमान में जो करंट डायरेक्टरी होता है, उस फाइल में अगर वो जो चीज़ मेरा कंटेंट रखा हुआ है उसे मुझे फेच करने की जरूरत पड़ती है, तो हम वहाँ पे डबल कोट लगा के उस चीज़ को हम एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम। For a data member to be inherited and used by outside world, function is to be defined as। What does it mean? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आप जब कभी भी क्या कहते हैं डेटा को किसी भी फंक्शन में, किसी क्लास में, अगर हम किसी क्लास के अंदर फंक्शन रखते हैं, बहुत सारे फंक्शन रखते हैं, अब हम उसको एक्सेस कहाँ करवाना चाहते हैं? आउटसाइड द वर्ल्ड। तो हम उसको कहाँ, किस कीवर्ड से हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे? पब्लिक प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टेड, या सिर्फ और सिर्फ पब्लिक? तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से। पब्लिक प्रकार के डेटा जो हमारे पास रहते हैं उसको हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। विच कीवर्ड व्हेन अप्लाइड on a method indicates that only one thread should execute at a method at a time? नेटिव, स्टैटिक, वोलेटाइल और सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो आपको नेटिव से मतलब जानना पड़ेगा, स्टैटिक का मतलब जानना पड़ेगा, वोलेटाइल का मतलब जानना पड़ेगा और सिंक्रोनाइज का मतलब जानना पड़ेगा। तो ये एक जावा कंसेप्ट है, जावा में थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है। और जब हमारे पास क्या कहते हैं बहुत सारे थ्रेड्स के बारे में बात की जब हम करते हैं तो वहाँ पे ना इस टाइम के कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सिंक्रोनाइज वर्ड का, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी के लिए हम इतना याद रखेंगे, वोलेटाइल, स्टैटिक और नेटिव। स्टैटिक तो हमारे इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है ना। इसको हम बड़ी स्टैटिक कीवर्ड के बारे में भली भांति जानते हैं। वोलेटाइल भी एक कीवर्ड है, नेटिव की भी कीवर्ड है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सिंक्रोनाइज के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। The method of communication in which transmission takes place in both direction but only one direction at a time is called। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हाफ डुप्लेक्स, फुल 4 वायर सर्किट सिंपलेक्स। कौन सा इसका आंसर होगा? जब हमारे पास क्या कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन ना हो बल्कि टू वे कम्युनिकेशन हो, लेकिन एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। हाफ डुप्लेक्स जैसे हम बात करते हैं मोबाइल पे, फ़ोन पे, एक आदमी यहाँ पे बात कर रहा है, एक आदमी यहाँ पे बात कर रहा है, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो रहा है लेकिन एक साथ में हम एक ही बातें को सुनते हैं। हम्म, हाँ, सिंपलेक्स में क्या हो गया ऑप्शन? सिंपलेक्स में हो गया वॉकी टॉकी का एग्जांपल ले लो। फुल डुप्लेक्स का भी, डुप्लेक्स का आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मोबाइल भी फुल डुप्लेक्स ही है, लेकिन हम ऐसे एज्यूम करिए कि हम एक बार में सिर्फ बोलने का काम करेंगे, सामने वाला सुनने का काम करेगा। अगर मैं सुनूंगा तो वो बोलेगा, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? हाफ डुप्लेक्स। कम्युनिकेशन दोनों तरफ डायरेक्शन में होगा, बस एट ए टाइम सिंगल वे में होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ISO लेवल इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द फिजिकल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज?
एप्लीकेशन, सेशन, नेटवर्किंग एंड डेटा लिंक। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके आईएसओ लेवल में आपके पास कितने लेवल होते हैं। आपने जब कभी भी क्या कहते हैं नेटवर्किंग पढ़ा होगा तो उसमें पढ़े होगा, सबसे पहले ही पढ़ा होगा, क्या पढ़े हैं? वो साई रेफरेंस मॉडल पढ़े होंगे, है कि नहीं? हाँ, नेटवर्किंग में पढ़े होंगे। वहाँ पे हमारे पास 7 लेयर होते हैं। सबसे बॉटम में क्या होता है? फिजिकल लेयर होता है ना? उसके बाद क्या होता है? आपको याद होगा तो यहाँ पे क्या होता है? डेटा लिंक लेयर होता है सबसे सेकंड लास्ट में, या सेकंड बॉटम में बोलेंगे ना, ये डेटा लिंक लेयर होता है। ठीक है। तो फिजिकल कम्युनिकेशन के पास जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर क्या कहते हैं, ये दोनों का ब्रिज का काम करता है। किसका किसका ब्रिज का काम करता है? नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच का ये ब्रिज का काम करता है हमारा डेटा लिंक लेयर। ठीक है। जो हमेशा मैक एड्रेस को डिमांड करता है कि भाई साहब मुझे मैक एड्रेस दो, मैक एड्रेस दो, मैक एड्रेस दो, मैक एड्रेस पे काम करता है। ठीक है। हम्म। और फिजिकल लेयर हमारे किस पे काम करता है? हम्म। सिग्नल पे काम करता है। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, सेशन लेयर क्या करता है, नेटवर्किंग लेयर क्या करता है। तो पेन का अभाव है, नहीं तो मैं सारे को एक्सेस कर मतलब प्रिसाइजली बता देता और डिवीजन भी करवा देता मैं आपका। चलिए इसके लिए सॉरी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्यू इज ए ऑर्डर एरे, लीनियर एरे, लिफो एंड फीफो क्या होगा? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्यू क्या है? जो पहले आएगा पहले पाएगा उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये हो गया आपका स्टैक। ठीक है। लीनियर ट्री होगा नहीं, ऑर्डर एडर, ऑर्डर एडर होगा नहीं। ठीक है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज ए टू बी पी? ठीक है। ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर स्ट्रीमिंग वीडियो और ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर सिक्योरिटी और ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर स्ट्रीमिंग ऑडियो। ये ना ए टू क्या कहते हैं, एडवांस कंसेप्ट होता है हमारा, क्या कहते हैं ब्लूटूथ मैकेनिज्म में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर स्ट्रीमिंग ऑडियो के बारे में बात करते हैं, समझे, ना कि वीडियो वगैरह। तो याद रखेंगे एडवांस ऑडियो कुछ ऐसे ही होता है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है लेकिन इतना पता है कि स्ट्रीमिंग ऑडियो में इस्तेमाल किया जाता है, हाई डेफिनेशन में काम करता है ये। इसका आंसर याद रखेंगे। फिलहाल ए टू डी पी किस पे काम करता है? प्रोफाइल फॉर स्ट्रीमिंग ऑडियो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकंड 7 बिट्स प्लस 1 पैरिटी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर 2400 बीट पर सेकंड लाइन? ये बीपीएस का फुल फॉर्म में कभी भी पूछता है, क्या होता है बीपीएस का मतलब, क्या होता है? बैंड बिट्स पर सेकंड होता है। ठीक है। बिट पर सेकंड में बैंडविड्थ होता है इसको। बैंडविड्थ कहने का मतलब इस प्रकार के एक पानी का बोतल ले लीजिए, ठीक है, पानी का पाइप ले लीजिए, और इस पानी के पाइप के पास एक निश्चित कैपेसिटी है कि पानी को आप फ्लो करेगा। ठीक है। आप भले इस साइड में क्या कहते हैं, भले पूरा का पूरा क्या कहते हैं बड़ा सा पाइप ही क्यों ना जोड़ दे, लेकिन इसकी अपनी क्षमता होती है, ठीक है, कि वो कितना पानी को फ्लो करेगा। यही होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है। हाँ, तो यह कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने सात सात बिट्स और एक बिट पैरिटी लिया, डेटा आप कितना भेज रहे हैं? 7 बिट क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं एक्स्ट्रा क्या भेज रहे हैं? पैरिटी। पैरिटी के लिए ये सब क्या होता है एक्चुअली? सिक्योरिटी पर्पज से ये आता है, क्या कहते हैं डेटा का अच्छी तरह से ट्रांसमिशन हो, ये सब स्टैंडर्डाइजेशन। और हेडर वर्डर जो है ना, ये ओवरलोड सब होता है। तो मैं बात करता हूँ ओवरलोड क्या होता है। ओवरलोड मतलब जो एक्स्ट्रा बीट जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन हमको उसके साथ भेजना जरूरी होती है, मजबूरी होती है, ये सब होता है ओवरलोड। तो ओवरलोड बीट है। तो 7 बिट आपको एक्चुअल डेटा है, 1 बिट पैरिटी भेजना है आपको 2400 बीट बीपीएस में। इफ द ट्रांसमीटर इज सिंक्रोनस, वन स्टार्ट एंड वन टू स्टॉप बिट, कहने का मतलब एक जो है यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, एक एक आपको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या कहते हैं, आपको सिंपली डिवाइड करना है, क्या करना है हमको, मेरे पास 2400 क्या कहते हैं बीट पर सेकंड पे भेजना है। और आपको आपके पास अगर आप ये इसकी बैंडविड्थ हो गई, ठीक है, नहीं कैपेसिटी 2400 बिट पर सेकंड भेज सकते हैं। और आप कितना भेजोगे? 7 + 8। ठीक है ना, 8 इधर हो गया, और एक ये प्लस 9। ठीक है। 10 और एक 11। 1 2 एंड 3 17 11 डिवाइड बाई 2400, लेकिन आपका ऑप्शन कोई नहीं है, 300 है, 275 है, 240, 250 है। यानी इसने क्या किया हुआ है, इस ऑप्शन में आपको डायरेक्टली एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या कितना है, 7 बिट और 8 बिट, 9 बिट और 10 बिट। मेरे से मिस्टेक हुआ, 11 बिट मैंने काउंट कर लिया था, 10 ही होगा। 7 8 9 और 10, कुल मिला के कितना, 10 बिट हम उसको भेज रहे हैं। ठीक है। एक पैकेट में बना के आप फ्रेमिंग का कंसेप्ट आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, तो उसके लिए बहुत ही माइनर क्वेश्चन है, सेकंड में बनाने वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने फ्रेमिंग का कंसेप्ट पढ़ा होंगे नेटवर्किंग में तो 2400 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 10, तो कितना करोगे, जीरो जीरो कट गया तो यानी 240, यानी हमको पैकेट कम से कम हमको भेजने पड़ेंगे।
ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। Value for value of x after I into y 5 and x is equal to in pre-increment plus y and plus and pre-increment y। ये आपका प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कंसेप्ट है, आपका क्वेश्चन है आपको। ठीक है। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट आपको क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कोई बड़ी कंसेप्ट आपको है नहीं, लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया हुआ है, y बराबर 5 से इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है। तो x का मान कितना होगा, तो y बराबर आपका 5 है यहाँ पे। दिस इज मेमोरी स्पेस y। प्री इंक्रीमेंट है तो दिस y इज अपडेटेड फर्स्ट 6 एंड प्लस there is also a kind one increment also, 6 becomes now 7, and you have to notice that uh, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, देयर इज वन थिंग, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब क्या है कि आपका जो स्कैनिंग का कंसेप्ट है, मतलब किधर से आपका डेटा लिया जाएगा, किधर से डेटा लिया जाएगा, इधर से डेटा लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किस केस में लिया जाता है। तो राइट ऑर्डर प्रेसिडेंस यहाँ से हमको सबसे पहले हमको जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, लेटेस्ट डेटा कौन सा है, 7 डेटा है। ठीक है। 7 है तो 7 डेटा को फेच किया जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द 7, 7 एंड प्लस दिस इज आल्सो latest data is 7, 7, 7 is equal to 14. What is the answer? Then the question, the answer should be 14. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। ओके। हाँ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्म दिस इज द actually there is technical glitch, actually my computer is, has shut down। uh, let's come to the let's finish the this session। अगर आप लोगों को एक सेशन अच्छा लगा हो तो क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि फीडबैक में क्या है। दिस इज सही आंसर। ओके, यहीं फिनिश करते हैं, आगे मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। मैं इसको पहले फेच कर लेता हूँ क्या इसमें प्रॉब्लम आई थी, फिर मैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।